करंट अफेयर्स बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दीपाली शर्मा। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी देश और विदेश के वे सभी करंट अफेयर्स जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज का ये बुलेटिन। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन के अंतर्गत 11 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का आयोजन किया गया। अब तक 1,88,000 आवेदक मेले में भागीदारी कर चुके हैं और इसके माध्यम से 67,000 से अधिक अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। एक दिन के इस आयोजन में 36 क्षेत्रों की 1,000 से अधिक कंपनियां शामिल हुई तथा 500 विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध हुए। मंत्रालय द्वारा देश भर में 200 से अधिक स्थानों पर मेले का आयोजन तथा आवेदकों को प्रशिक्षण के माध्यम से अपना करियर बनाने का अवसर प्रदान किया गया। उम्मीदवारों के पास 5वीं से 12वीं कक्षा पास होने का प्रमाण पत्र, कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, ITI डिप्लोमा या स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य था। युवा प्रशिक्षु 500 से अधिक व्यवसायियों में से चुनाव कर सकते थे। प्रशिक्षण के बाद उन्हें राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद से प्रमाण पत्र दिया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कंपनियों को अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं को काम पर रखने का अवसर देना तथा प्रशिक्षण एवं व्यवहारिक कौशल के जरिए उनकी क्षमता का विकास करना था। हाल ही में सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को G20 हेतु भारत का नया शेरपा चुना गया है। कांत G20 शेरपा के रूप में पीयूष गोयल का स्थान लेंगे। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। भारत के G20 अध्यक्ष पद के कार्यकाल हेतु पूर्णकालिक शेरपा की आवश्यकता थी। यही कारण है कि पीयूष गोयल की जगह अमिताभ कांत को लिया गया है। G20 के अन्य शेरपाओं में शक्तिकांत दास, सुरेश प्रभु और मोंटेक सिंह अहलूवालिया शामिल हैं। अमिताभ कांत का विस्तारित कार्यकाल नीति आयोग के CEO के रूप में जून 2022 में पूरा हुआ। उन्होंने 6 वर्षों तक इस पद पर कार्य किया। वह केरल कैडर के 1980 बैच के रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। उन्होंने वर्ष 2016 में नीति आयोग के CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया था। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने 11 जुलाई 2022 को प्रसार भारती के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। नए प्रतीक चिन्ह में भारत का नक्शा राष्ट्र के लिए भरोसे की सेवा, सुरक्षा और उत्कृष्टता को प्रदर्शित किया गया है। इसका गहरा मध्यम नीला रंग आकाश एवं समुद्र दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, जो मुक्त स्थान, स्वतंत्रता, अंतर्ज्ञान, कल्पना, प्रेरणा और संवेदनशीलता से जुड़ा है। नीला रंग गहराई, वफादारी, ईमानदारी, ज्ञान, आत्मविश्वास, स्थिरता, विश्वास और बुद्धि का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस अवसर पर प्रसार भारती के सदस्य DPS नेगी ने कहा कि प्रसार भारती के नए प्रतीक चिन्ह को आकाशवाणी एवं दूरदर्शन दोनों के मिश्रण के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रसार भारती एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है जो प्रसार भारती अधिनियम के तहत 23 नवंबर 1997 को अस्तित्व में आया। यह देश का सार्वजनिक सेवा प्रसारण यानी पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है। प्रसार भारती अधिनियम में संदर्भित सार्वजनिक सेवा प्रसारण उद्देश्यों को ऑल इंडिया रेडियो तथा दूरदर्शन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। उल्लेखनीय है कि ये दोनों पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन मीडिया यूनिट के रूप में कार्य करते थे और प्रसार भारती की स्थापना के बाद इसके घटक बन गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जुलाई 2022 को देवघर में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। 654 एकड़ भूमि में फैला यह हवाई अड्डा देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा वैद्यनाथ धाम से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सीधे विमान सेवा प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर झारखंड के देवघर जिले में 16,835 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना भी की और देवघर में एम्स अस्पताल में सुपर स्पेशलिस्ट ऑपरेशन थिएटर का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई 2022 को नए संसद भवन की छत पर राष्ट्र प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया। 9,500 किलोग्राम कांस्य से बने राष्ट्र प्रतीक चिन्ह की ऊंचाई 6.5 मीटर है।
इसे संसद की नई इमारत के सेंट्रल कक्ष के शीर्ष पर लगाया गया है। भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह है, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्र वल्लरी में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड तथा सिंह की उभरती हुई मूर्तियां हैं। इसके बीच में चक्र बने हुए हैं। एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है। भारत सरकार ने यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार हाल ही में घाना में मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। मारबर्ग वायरस रोग इबोला के समान है। मारबर्ग वायरस रोग एक संक्रामक रक्त स्रावी बुखार है। यह इबोला के समान परिवार से संबंधित है। यह वायरस चमगादड़ों के माध्यम से लोगों में फैलता है। अगर व्यक्ति संक्रमित व्यक्तियों के सीधे संपर्क में आता है तो लोगों से लोगों में संचारण होता है। मारबर्ग वायरस की ऊष्मायन अवधि 2 से 21 दिनों की होती है। यह रोग बहुत हानिकारक और घातक है। इसके पिछले प्रकोपों में मृत्यु दर 24% से 88% तक रही थी। इससे पहले अंगोला, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या और दक्षिण अफ्रीका में मारबर्ग वायरस रोग की सूचना मिली थी। सितंबर 2021 में गिनी में इसके एक मामले की पुष्टि हुई थी। आपको बता दें, मारबर्ग के लिए अभी तक कोई इलाज या टीका विकसित नहीं किया गया है। मरीजों का इलाज अंतःस्तरवी तरल पदार्थ के साथ पुनर्जलीकरण के माध्यम से किया जाता है। हाल ही में भारत के अर्जुन बबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने दक्षिण कोरिया के चेंगवोंग में आयोजित फाइनल मुकाबले में अमेरिका के लूकस को 17-9 से पराजित किया। अर्जुन ने रैंकिंग राउंड में 261.1 स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया, जबकि लूकस 260.4 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। इजराइल के रिक्टर ने कांस्य पदक जीता और भारत के ही पार्थ मखीजा चौथे स्थान पर रहे। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा कहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप 2022 में भारत ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य के साथ पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। नॉर्वे 3 स्वर्ण, 1 रजत और दूसरे कांस्य पदक के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF ने ऊर्जा निर्धनता को संवहनीय आधुनिक ऊर्जा सेवाओं और उत्पादों तक पहुंच की कमी के रूप में परिभाषित किया है। यह उन सभी परिस्थितियों में पाया जा सकता है जहां विकास का समर्थन करने के लिए पर्याप्त, सस्ती, विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल ऊर्जा सेवाओं की कमी है। मानव विकास और ऊर्जा उपयोग मूलभूत रूप से परस्पर संबद्ध है। स्वच्छ हवा, स्वास्थ्य, खाद्य एवं जल, शिक्षा और मानवाधिकार जैसी बुनियादी मानवीय जरूरतों की पूर्ति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह प्रत्येक आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन विश्व भर में भू राजनीतिक संघर्षों के कारण ऊर्जा लागतें आसमान छू रही हैं। भारत में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस और प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्रांतियों के बावजूद भारतीय घरों में, विशेष रूप से ग्रामीण घरों में, ऊर्जा तक सीमित पहुंच की ही स्थिति बनी हुई है। इस परिदृश्य में भारत के संदर्भ में ऊर्जा निर्धनता और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर विचार करना प्रासंगिक होगा। I2U2 4 देशों भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गठित एक नया समूह है। इसे आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच का नाम दिया गया है। यह मध्य पूर्व और एशिया में आर्थिक और राजनीतिक सहयोग के विस्तार पर केंद्रित है, जिसके अंतर्गत व्यापार, जलवायु परिवर्तन से मुकाबला, ऊर्जा सहयोग और अन्य महत्वपूर्ण साझा हितों पर समन्वय करना शामिल है। 4 देशों का यह समूह आधारभूत संरचना, प्रौद्योगिकी और समुद्री सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समर्थन और सहयोग को बढ़ावा देगा। I2U2 का पहला अभ्यासी शिखर सम्मेलन यूक्रेन में संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक खाद्य और ऊर्जा संकट पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेगा। आपको बता दें, सितंबर 2022 में इजराइल, UAE और बहरीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका की
मध्यस्थता में अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने आगे इजराइल और खाड़ी क्षेत्र के विभिन्न अरब देशों के बीच सामान्य संबंधों की बहाली का मार्ग प्रशस्त किया। I2U2 को आरंभिक रूप से अक्टूबर 2021 में अब्राहम समझौते के बाद समुद्री सुरक्षा, आधारभूत संरचना और परिवहन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए गठित किया गया था। हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक का पहला संस्करण जारी किया गया। यह सूचकांक राज्यों के साथ परामर्श के बाद देश भर में NFSA के कार्यान्वयन और विभिन्न सुधार पहलों की स्थिति एवं प्रगति के दस्तावेजीकरण का प्रयास करता है। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए सुधारों पर प्रकाश डालता है तथा सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा एक क्रॉस लर्निंग एनवायरनमेंट और स्केल अप सुधार उपायों का निर्माण करता है। वर्तमान सूचकांक काफी हद तक NFSA वितरण पर केंद्रित है और इसमें भविष्य में खरीद, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वितरण शामिल होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में कानागनहल्ली के पास भीमा नदी के तट पर प्राचीन बौद्ध स्थल का संरक्षण करेगा। संरक्षण परियोजना के तहत खुदाई में प्राप्त महास्तूप के अवशेषों को बिना किसी अलंकरण के उनकी मूल स्थिति में पुनर्स्थापित किया जाएगा और साथ ही समान आकार और बनावट की नवनिर्मित ईंटों का उपयोग करके आयाका प्लेटफॉर्मों के गिरे हुए हिस्सों का पुनर्निर्माण कराएगी। आपको बता दें, अशोक के शिलालेखों के साथ साथ पत्थरों और गुफाओं की दीवारों पर 30 से अधिक शिलालेखों का संग्रह है। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था, जिन्होंने 232 ईसा पूर्व से 268 ईसा पूर्व तक शासन किया था। मेघालय में आदिवासी परिषद ने 7 दशक से भी अधिक समय पहले खासी डोमेन को भारतीय संघ का हिस्सा बनाने वाले विलय का साधन पर फिर से विचार करने के लिए पारंपरिक प्रमुखों की बैठक बुलाई है। खासी पहाड़ी स्वायत्त जिले परिषद के नेताओं ने IOA और सलंग समझौते पर फिर से विचार करने की आवश्यकता पर बल दिया। उनके अनुसार समझौते के अनुच्छेदों को समझना जरूरी है, क्योंकि संविधान की 6ठी अनुसूची से कई प्रावधान गायब हैं। खासी राज्यों के संघ ने विशेष दर्जे की मांग की थी, जैसे नागालैंड के अनुच्छेद 371A के तहत यहाँ नागा प्रथागत कानूनों के अनुसार नागरिक और आपराधिक न्याय के प्रशासन के अधिकार के साथ नागों के सामाजिक, धार्मिक एवं प्रथागत अभ्यास की रक्षा करता है। अनुच्छेद 371A के तहत नागाओं को भूमि और संसाधनों का स्वामित्व एवं हस्तांतरण भी प्राप्त है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के इतर इंडोनेशिया के बाली में अमेरिकी विदेश मंत्री और रूसी विदेश मंत्री तथा अन्य समकक्षों से मुलाकात की। बैठक का आयोजन एक साथ अधिक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध दुनिया का निर्णय विषय के तहत किया गया था। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री ने चीन के स्टेट काउंसलर तथा विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने पूर्व लद्दाख में LAC पर सभी विवादित मुद्दों के शीर्ष समाधान का आह्वान किया। कुछ टकराव वाले क्षेत्रों में सैनिकों की वापसी पर ध्यान आकर्षित करते हुए विदेश मंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्र में अमन और शांति बहाल करने के लिए शेष सभी क्षेत्रों से सैनिकों की तेजी से वापसी की आवश्यकता को दोहराया। दोनों मंत्रियों ने इस बात की पुष्टि की दोनों पक्षों के सैन्य एवं राजनयिक अधिकारियों के नियमित संपर्क बनाए रखने चाहिए। साथ ही जल्द से जल्द वरिष्ठ कमांडरों की बैठक के अगले दौर के आयोजन को लेकर आशा व्यक्त की। केंद्र सरकार वर्ष 2020 में प्रस्तुत किए गए 4 श्रम संहिताओं को लागू करने पर जोर दे रही है, जो श्रम कानूनों के 29 सेटों का स्थान लेंगी। श्रम संहिताओं में 4 संस्करण शामिल है: वेतन संहिता अधिनियम 2019, औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2020, व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता विधेयक 2020। आपको बता दें, विधेयक का उद्देश्य पुराने और अप्रचलित श्रम कानूनों को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाना तथा देश में न्यूनतम वेतन व श्रम सुधारों की शुरुआत का मार्ग प्रस्तुत करना है। यह उन सभी रोजगार क्षेत्र में वेतन और बोनस भुगतान को नियंत्रित करता है जहां कोई उद्योग, व्यापार, व्यवसाय या विनिर्माण किया जा रहा है।
गोवा स्थित नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च यानी NCPOR के वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन ने पृथ्वी की टेक्टोटेनिक प्लेटों की गति में शामिल महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्रदान की है। आपको बता दें, NCPOR की स्थापना 25 मई 1998 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एक स्वायत्त अनुसंधान और विकास संस्थान के रूप में की गई थी। इसे अंटार्कटिक में भारत के स्थायी स्टेशन के रखरखाव सहित भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के समन्वय और कार्यान्वयन के लिए नोडल संगठन के रूप में नामित किया गया है। अंटार्कटिक में 2 भारतीय स्टेशनों मैत्री और भारती का साल भर का रखरखाव इस केंद्र की प्राथमिक जिम्मेदारी है। ध्रुवीय अनुसंधान के सभी विषयों में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान करने के लिए मैत्री और भारती की स्थापना की गई थी। हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR राज्यों को वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अनुमोदित ईंधन की एक मानक सूची अपनाने का निर्देश दिया है। CAQM द्वारा अनुमोदित ईंधन की मानक सूची में पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन, मीथेन, प्राकृतिक गैस, तरल पेट्रोलियम गैस और विद्युत शामिल है। कई उद्योग पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG एवं बायोमास जैसे स्वच्छ ईंधन स्रोत की ओर स्थानांतरित हो गए हैं, जबकि कई अन्य औद्योगिक क्षेत्र जैसे खाद्य प्रसंस्करण, आसवानी और रसायन उद्योग आदि स्वच्छ ईंधन स्रोतों की ओर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया में है। NCR क्षेत्र के उद्योगों को बायोमास और PNG जैसे स्वस्थ ईंधन स्रोतों की ओर स्थानांतरित करना प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पादन विकास प्राधिकरण यानी APEDA ने पूर्वोत्तर राज्यों में उगाए जाने वाले कृषि और बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीति तैयार की है। APEDA का लक्ष्य निर्यातकारों के लिए सीधे उत्पादक समूह तथा प्रोसेसरों से उत्पादन को प्राप्त करने के लिए असम में एक प्लेटफॉर्म का सृजन करना है। आपको बता दें, यह प्लेटफॉर्म असम के उत्पादकों तथा प्रोसेसरों एवं देश के अन्य हिस्सों से निर्यातकों को जोड़ेगा, जो असम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में निर्यात पैकेट के आधार को विस्तृत करेगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने तत्काल प्रभाव से रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए एक तंत्र स्थापित किया है। हालांकि ऐसे लेन देन के लिए डीलर के रूप में कार्य करने वाले अधिकृत बैंकों को इसका उपयोग कर इसे सुविधाजनक बनाने के लिए नियामक से पूर्वानुमति लेनी होगी। RBI द्वारा प्रस्तावित संशोधित फ्रेमवर्क के अनुसार विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत कवर किए गए क्रॉस बॉर्डर निर्यात और आयात को भारतीय रुपए में डिनोमिनेट और इनवॉइस किया जा सकता है। हालांकि RBI ने निर्धारित किया है कि दोनों व्यापार भागीदार देशों की मुद्राओं के बीच विनिमय दर बाजार के अनुसार निर्धारित की जाएगी। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2022 के लिए अपने वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत को 146 देशों में से 135वें स्थान पर रखा है। भारत का समग्र स्कोर 0.625 वर्ष 2021 में से बढ़कर 0.629 हो गया है, जो पिछले 16 वर्षों में 7वां उच्चतम स्कोर है। वर्ष 2021 में भारत 156 देशों में 140वें स्थान पर था। लैंगिक अंतराल महिलाओं और पुरुषों के बीच का अंतर है, जो सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक या आर्थिक उपलब्धियों या दृष्टिकोण में परिलक्षित होता है। हाल ही में कानून और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मध्यस्थता विधेयक 2021 में प्राप्त बदलाव की अनुशंसा की है। न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के उद्देश्य से यह विधेयक दिसंबर 2021 में राज्यसभा में पेश किया गया था। जैसे कि विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया, राज्यसभा के सभापति ने इसे जांच के लिए भेज दिया। पैनल ने पूर्व मुकदमेबाजी, मध्यस्थता की अनिवार्यता की प्रकृति सहित कई प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला। मुकदमे पूर्व मध्यस्थता को अवश्य बनाने के परिणाम स्वरूप मामले में देरी हो सकती है, क्योंकि यह मामले के निपटान के विलंब करने के लिए यह एक साधन प्रदान कर सकता है। पैनल मसौदे के 26वें खंड के खिलाफ था, जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को उनके अनुसार पूर्व मुकदमे के कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों, आज के बुलेटिन में बस इतना ही।
मिलते हैं अगले हफ्ते नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।